नेशनल हाईवेज पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, लोग तेजी से चलाते हैं, है ना, नेशनल हाईवेज पे, तो वहां अगर बैंकिंग नहीं दी है तो फिर गाड़ी ओवरटर्न करके बाहर फेंकाना फिर एकदम निश्चित है। बैंकिंग देने से क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है कि आप हायर वेलोसिटी से भी टर्न ले सको। अब कैसे हेल्प मिलती है थोड़ा सा चर्चा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज आलोक शर्मा, एन आईटी alumnus एंड यू आर वाचिंग 5 in classes, लेट्स हिट द कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं और मजा आ रहा हो देखने में। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज प्लीज डू शेयर दीज थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उन्हें भी बोलिए कि भाई क्लासेस चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं और बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान लगाइए और पढ़िए, ठीक है। चलो इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन को ही आगे बढ़ाते हुए बैंकिंग ऑफ रोड्स की, या टर्निंग, सर्कुलर टर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, रोड्स की सर्कुलर टर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड तो आपने सुना होगा, करेक्ट। चलो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट जब टर्न लेता है या फिर मोटरसाइकिलिस्ट, तुमने मोटर बाइक की रेसिंग देखी होगी, जब भी कोई टर्न आता है तो मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं, बेंड कर लेते हैं अपने आप को, तो वो एंगल कितना होना चाहिए बेंडिंग का, इस बारे में जानेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड में देखेंगे कि रोड को कितने डिग्री टिल्ट कर दिया जाए कि आदमी हायर वेलोसिटी से निकल पाए, समझ में आ रही बात। और ये भी पता करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर बैंक्ड रोड की। अगर रोड बैंक्ड नहीं है, दैट मींस कि कोई एंगल पे अगर टिल्टेड नहीं है रोड और सर्कुलर टर्न है, ऐसी भी कई जगह होती हैं जहां पे सर्कुलर टर्न तो होता है लेकिन बैंकिंग प्रोवाइड नहीं की गई होती है, तो उस जगह पे कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कि आदमी गिरे नहीं या फिर सर्कुलर मोशन से बाहर ना जाए, मतलब कि ओवर टर्निंग ना हो। अगर 4 पहिया है तो ओवर टर्न हो जाएगा, ठीक है। तुमने कार वाली ये फास्ट एंड फ्यूरियस तो देख रखी होगी, ओवरटर्निंग, अगर मान लो कि फ्रिक्शन कम हो गया तो भी ओवरटर्न होने की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले शुरू करेंगे सर्कुलर टर्निंग से, फिर बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे, फिर उसके बाद बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट देखेंगे। तो अपनी कापी किताब निकाल लो, एकदम पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ और डायग्राम बनाना शुरू करो। डायग्राम और वेक्टर अगर बनाना जान गए तो सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। चलो तो सर्कुलर टर्निंग में, सर्कुलर देखो, सर्कुलर लिखने का तरीका मेरा ऐसा है, सर्कल बना दिया, LAR लिख दिया। सर्कुलर टर्निंग, सर्कुलर टर्निंग पे क्या होता है थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो जब सर्कुलर टर्निंग मतलब कि क्या है कि हम प्लेन सर्कुलर टर्निंग की बात करें, ये एक प्लेन पे, ये जो रोड है ना, ये जो सड़क जा रही है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस पे जा रही है, इसका बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग जीरो है, ठीक है, बैंकिंग जीरो है। अब इस कंडीशन पे अगर कोई व्हीकल यहां पे टर्न ले रहा हो, इस तरीके से मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो यहां पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो भाई हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ये इसके पास कुछ मास होगा, साथ ही साथ फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेसेस होंगे, टायर और रोड के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, तो उसे मैंने म्यू दे दिया, मास को मैंने m लिख दिया। अब मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर यहां पे है, सेंटर अगर यहां पे है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये क्या होगा, रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ टर्निंग हो गया, ठीक है, या फिर इस सर्कल का, सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया r। अब ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन पे जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में हो, ये मास क्या है, एक सर्कुलर मोशन में है, अगर सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स हमेशा एक्ट करता है विच इज आउटवर्ड्स। ये फोर्स हमेशा पार्टिकल को कहां ले जाना चाहता है, सर्कुलर मोशन से बाहर ले जाना चाहता है, और इस फोर्स को क्या कहते थे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते थे, जिसकी वैल्यू होती थी mv² डिवाइडेड बाय r, वेयर v इज द magnitude of linear velocity, where v is the magnitude of linear velocity, m is the mass of the object and r is the radius of curvature, है ना, ये बात पता है। अच्छा अब एक बात बता दो कि किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगता था, व्हाट इज दैट फोर्स, सर्कुलर मोशन पे किसी पार्टिकल को बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगता था उसे हम कहते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखो जब ना बैंकिंग नहीं हुई है, बैंकिंग नहीं हुई है तो नॉर्मल जैसे फोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आने वाला, सारा का सारा वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। सर ये सब क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट टॉपिक पे सब कुछ समझ में आएगा। नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये बात तुम्हें बैंकिंग ऑफ रोड में समझ में आ जाएगी, तो डू नॉट पैनिक। अब ये फोर्स जो आने वाला है सेंट्रीपिटल का फोर्स,
तुम याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि टेंशन से आ सकता है, फ्रिक्शन से आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से आ सकता है, ग्रेविटेशन से आ सकता है, करेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से आ सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में देखो यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, जिसे फ्रिक्शन का फोर्स कह सकता हूं मैं, है ना। अब देखो अगर इस बॉडी को स्किड नहीं करना है, अगर ये स्किड नहीं कर रहा है, स्लिप करके अगर बाहर नहीं जा रहा है, सर्कुलर मोशन में बना हुआ है, इन दैट कंडीशन this force, this centripetal force and centrifugal force will be same, that means equal, and they will cancel out each other. दोनों इक्वल होंगे तभी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि FCF should be equal to F centripetal। ये तो भाई ये तो एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई जब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो गया। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन। देखो फ्रिक्शन की तो लिमिट होती है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, याद है कुछ फ्रिक्शन वाला चैप्टर याद हो तो फिर, है ना। देखो अब क्या है, बात ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जो है कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हो जाएगा mg के बराबर, तो यहाँ पे म्यू इंटू एम इंटू जी, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है, ये जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो क्या लिखा जाएगा, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए लिखा जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लिखा जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी, करेक्ट और नॉट। अब ये लिखते ही हम मास और मास को काट सकते हैं, और वेलोसिटी का स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू म्यू जी आर, या फिर लिख लो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ म्यू जी आर। अब देखो ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा लूं, अगर मैं क्या कर लूं, इस कार की वेलोसिटी बढ़ा लूं, तो क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की तो एक लिमिट होती है ना, कि वो ये वाला डायग्राम याद है कि नहीं, ऐसे बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आने के बाद फ्रिक्शन फिर और नहीं बढ़ता है, दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्सेस की तो लिमिट है, दैट मींस कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस की तो लिमिट है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी के बढ़ने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि ये वेलोसिटी किसी एक मैक्सिमम वैल्यू से आगे ना बढ़े, और वही तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वही मैक्सिमम वैल्यू है जिसके ऊपर अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई कार की तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैनेज नहीं कर पाएगा सर्कुलर मोशन को, और ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ दी सर्कल चला जाएगा। समझ में आ रही बात, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इसको खींच के ले जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी ओवर टर्निंग हो सकती है, इनर व्हील्स जो होंगे ना, इनर व्हील्स जो होंगे उड़ जाएंगे, तो इसकी ओवर टर्निंग कैसे होगी, ऐसे होगी। इनर व्हील जो रेडियस सेंटर की तरफ जो व्हील्स है ना, ये व्हील, ये दोनों व्हील, और यहाँ पे 2 व्हील होंगे, तो ये अंदर वाले व्हील पहले उठेंगे, क्या होगा, अंदर वाले व्हील पहले उठेंगे और ओवर टर्निंग हो जाएगी। तो उस ओवर टर्निंग से बचने के लिए योर वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन दिस वेलोसिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है। आगे Vmax कैसे निकाल सकते हैं, Vmax इज गोइंग टू बी अंडर द रूट ऑफ म्यू जी आर, ये भी समझ में आ गया। अब Vmax के बारे में थोड़ा सा सोचो, Vmax के बारे में अगर तुम सोचोगे तो इट इज डिपेंडिंग ऑन म्यू जी एंड आर, वेयर जी इज अ कांस्टेंट, म्यू इज अ कांस्टेंट। म्यू को क्यों कांस्टेंट कह रहा हूं मैं, अगर कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस का नेचर नहीं बदल रहा है, टायर और रोड ही है, नेचर नहीं बदल रहा है अगर, तो म्यू विल आल्सो बी अ कांस्टेंट थिंग, है ना। और रेडियस के बारे में सोचो, अगर कर्वेचर रेडियस का बढ़ा दिया जाए, टर्निंग बढ़ा दी जाए, देखो ऐसा है मतलब आर क्या होगा, कम होगा, ऐसा है मतलब आर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेडियस अगर चेंज किया जा रहा है तब वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब कैसे चेंज हो रही है, अगर रेडियस को बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो रेडियस के बढ़ने पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर कर्वेचर ज्यादा ऐसा है, टर्निंग वाला है, मतलब कर्वेचर अगर ऐसा है सच दैट कि रेडियस कम हो रहा है, तब क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इस पे क्या एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अगर मान लो कह दिया कि एक कॉन्डक्टिंग सरफेस का फ्रिक्शन है 0.1 और कहता है कि रेडियस इज 9 मीटर्स,
फाइंड आउट Vmax। अगर ऐसा करके क्वेश्चन पूछ गया है तो Vmax निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वही निकाल लो। Vmax will be equals to under the root of mu g and r, that is equals to under the root of 0.1 into g की वैल्यू 10 into r की वैल्यू 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बहुत ही आसान से सवाल आ सकते हैं, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है ज्यादा। देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने ये माना है कि हमारा रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हमारी रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ एक टर्निंग है, बैंकिंग नहीं है रोड की। बैंकिंग किसी तरीके की नहीं है। अगर बैंकिंग नहीं है तो नॉर्मल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स में हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे तुम्हें समझ में आएगा, बैंकिंग ऑफ रोड जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। और वहां से निकाला हमने Vmax की वैल्यू निकाली, और उसके लिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। और बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और उस पे हम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन कब, नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो इस लेक्चर पे इस टॉपिक पे इतनी बात। थ्योरी आप लिख सकते हो, थ्योरी में क्या लिखोगे, व्हेन अ कार इज टेकिंग अ टर्न इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, then a centrifugal force acts on it which is equals to mv square by r, and the centripetal force will be because of the frictional forces that is occurring between the tire and the road, and that frictional force can be written as mu mg. After equating these two forces we will get that the maximum velocity will be equals to under the root of mu g r। तो यार इंग्लिश में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझना बड़ी बात है, ये बात समझ लो। इसलिए मैं चीजों को लिखा लिखा के टाइम वेस्ट नहीं करता हूं तुम्हारा, ठीक है। वो टाइम वेस्ट ही है, लिखना तो यार तुम इंग्लिश में लिख नहीं सकते हो, सब चीजों को समझ गए हो तो सब चीज लिख सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में देखते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड पे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये क्या है, रोड है। इतने डिग्री, थीटा डिग्री पे रोड में क्या कर दिया हुआ है, एक इंक्लिनेशन पे रोड को बनाया गया। ऐसा रोड कहां पे बनाया जाता है, आपने देखा होगा, टर्निंग पे नॉर्मली क्या होता है, एक साइड आउटर साइड को क्या करते हैं, उठा देते हैं, इनर साइड को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हैं। ये इसीलिए कहते हैं क्या, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। अब ये बैंकिंग ऑफ रोड ना डिजाइन क्या जब किया जाता है, जब सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं रोड ना, तो एनएच पे तुम देखोगे, नेशनल हाईवेज पे नॉर्मली ना जब भी टर्निंग मिलेगी तुम्हें ये बैंकिंग ऑफ रोड मिलेगी, क्योंकि नेशनल हाईवेज पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, लोग तेजी से चलाते हैं, है ना, नेशनल हाईवेज पे। तो वहां अगर बैंकिंग नहीं दी है तो फिर गाड़ी ओवरटर्न करके बाहर फेंकाना फिर एकदम निश्चित है। बैंकिंग देने से क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है कि आप हायर वेलोसिटी से भी टर्न ले सको। अब कैसे हेल्प मिलती है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे कोई कार इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से कोई कार है, ये कार है, ठीक है। ये कार कैसी चल रही है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, चाहे इधर टर्न ले रही होगी चाहे इधर टर्न ले रही होगी, अपने को नहीं पता। हाँ अरे इधर कैसे टर्न ले सकती है यार, इधर तो टर्न ले ही नहीं सकती। ये देखो आउटर साइड पे क्या होता है, आउटर साइड पे इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, मतलब हाइट ज्यादा होती है, मतलब कि रेडियस तो भाई इस तरफ होगा, सेंटर इस तरफ होगा, और ये क्या हो जाएगा, कुछ रेडियस हो जाएगा, इस रेडियस पे ऐसे करके टर्न ले रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके रेडियस पे टर्न ले रहा होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेक्टर डायग्राम के बारे में सोचते हैं। देखो इस कार का कुछ मास होगा, मास की वजह से फोर्स आएगा क्या, mg, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर को देखो, ये रेडियस है ना, ये सेंटर में यहाँ पे बना सकता हूँ क्योंकि इसका सर्कल तो यहाँ पे बनने वाला है, तो यहाँ पे मैंने सेंटर बना दिया। ये अपन ने ले लिया रेडियस, ठीक है। अब रेडियस लेते ही देखो आउटवर्ड डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, which is equals to mv square divided by r। यही v हमें निकालना है, कौन सा v, ये लीनियर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये दोनों चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स आएगा ना, नॉर्मल फोर्स आएगा which will be perpendicular to the bent road, ये नॉर्मल फोर्स आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है यहाँ पर। ये कार क्या हो रहा है, एक टर्न ले रहा है इस तरीके से, कैसा, ऐसे आता हुआ एक टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है, मतलब कि सेंटर कुछ इस तरीके का होगा। सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बना लिया, mg का फोर्स बना लिया, नॉर्मल का फोर्स ऐसे लगता होगा। अब इन सब फोर्सेस की वजह से क्या आने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। अब इसमें से कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल के लिए हेल्प कर सकता है, सोचो। सेंट्रीपिटल के लिए नॉर्मल फोर्स ही तो हेल्प करेगा, नॉर्मल फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वही हेल्प करेगा। अब ये कंपोनेंट कितना होगा, उसके लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा चाहिए तो देखो ये थीटा है, तो मुझे बता दो ये वाला एंगल कितना होगा। अगर वो थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अपोजिट एंगल ये वाला कितना होगा, ये भी होगा
90 माइनस थीटा का एंगल होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा का एंगल है तो n cos 90 माइनस थीटा इज sin 90 sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स हो जाएगा n sin थीटा। अगर ये n sin थीटा है तो मुझे बता दो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स होगा, n cos थीटा। अरे इतनी बातें तो यार अब तक समझ में आ जानी चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तुम्हें थीटा देखने में ही थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा हमने पहले भी इंक्लाइंड सरफेस वाला देखा है ना, तो ये थीटा आ गया। अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होना चाहिए। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अपोजिट वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो ये थीटा है तो बेस के साथ वाला cos कंपोनेंट और इधर वाला sin कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो इस पे थोड़ा सा फोर्स रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सर आपने फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में क्यों नहीं कहा, फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में क्यों नहीं कहा? तो देखो क्या है ना, ऐसे केसेस में क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि जब तक इन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना आ जाए। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, जब कार इस तरफ स्लाइड करना ना शुरू करे, मतलब टेंडिंग टू स्लाइड ना हो, तब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं आते। फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है ना, फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी और देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जब तक ये टेंड ना करे बाहर की ओर जाने के लिए, कार जो है कि टेंड ना करे बाहर की ओर जाने के लिए, और रोड और कार के बीच में रिलेटिव मोशन जब तक स्टार्ट ना हो जाए तब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं आएंगे। और तब तक कौन बैलेंस करेगा, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट। समझ में आ रही बात, ये फोर्स कौन सा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो नॉर्मल ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। जब तक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता रहेगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं आएंगे। मैंने बहुत बड़ी लाइन कह दी है, इसे लिख लो कहीं। जब तक बैंकिंग ऑफ रोड में जब तक नॉर्मल फोर्स का कोई कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता रहेगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स में हेल्प नहीं करेगी। समझ में आ रही बात, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम 5 स्टार लगा के लिख लेना। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे ही क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स n sin थीटा से बढ़ जाएगा ना, तब फिर फ्रिक्शन कंपोनेंट्स हेल्प करने लगेंगी, किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्सेस के लिए, ठीक है। चलो तो अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, अभी हमने केस लिया हुआ है कि ये नॉर्मल फोर्स जो है कि बैलेंस कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं। अगर बैलेंस कर ले रहे हैं तो हम लिखेंगे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, n sin थीटा की वजह से आ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो मैं लिख सकता हूं n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं कर लेता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते ही नॉर्मल कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा हो गया। और भाई यहां से m and m गॉट कैंसिल, v² डिवाइडेड बाय rg ये आता है, ये आ जाता है ना। दैट मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू v² बाय rg। क्या समझ में आ रही बात, तो ये थीटा जो है ना, थीटा पूछा जाता है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी डिफाइन कर दी जाती है। जब भी एनएच बनाया जाता है ना, एनएच में हम सोचते हैं कि नॉर्मली यार हाँ आदमी 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से शायद टर्न ले, तो मैक्सिमम स्पीड फिर हम लोग वहां पे बोर्ड लगा देते हैं कि मैक्सिमम स्पीड इज 80 किलोमीटर/आवर, इससे ज्यादा तेजी से ना चले, है ना। वो सब कैसे किया जाता है, पहले डिजाइन किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि हाँ 80 पे हम लोग सेट करने वाले हैं, और 80 पे सेट करने वाले हैं तो थीटा कितना होना चाहिए। अगर 80 पे वेलोसिटी सेट करने वाले हैं तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अपने को पता होगा, और जी तो ऑलरेडी पता होता है, तो tan थीटा कितना होना चाहिए, बैंकिंग ऑफ रोड कितना होना चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। समझ में आई बात, तो सिविल इंजीनियर्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर तुम्हें थीटा दिया हुआ है, r दिया हुआ है, g दिया हुआ है, और बोल दे कि मैक्सिमम किस वेलोसिटी से आप ट्रैवल कर सकते हो, टर्न कर सकते हो, तो यहां से वेलोसिटी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला जो है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का ही फार्मूला है। समझ में आ गई बात, तो इस फार्मूले को भी क्या कर लेना, 5 स्टार फार्मूला है, ये 5 स्टार फार्मूला है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज लेट्स सपोज 10 मैक्सिमम वेलोसिटी इज लेट्स सपोज 10 ले लेते हैं, 10 मीटर्स पर सेकेंड। जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू अगर हमने दे दी, रेडियस की वैल्यू दे दी √3 मीटर्स,
ठीक है, रेडियस की वैल्यू दे दी √3 मीटर्स और कह रहा है कि भाई बता दो बैंकिंग कितनी होनी चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए। तो tan थीटा का फार्मूला लगा लो, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर मींस 10 into 10 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3 into 10, तो 10 and 10 got cancelled, 10 divided by under the root of 3, तो tan इनवर्स 10 रूट बाई 3, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 10 अंडर रूट 3, ये जो भी एंगल हो, अब तुम उस साइन वाला टेबल यूज कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करके यहाँ से tan का एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी थीटा निकाला हुआ दिया, कभी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी को कह सकता है कि थीटा इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है पास करने की, पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत की बात है क्या। ये डायग्राम हमें समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंक्लिनेशन है किसका, रोड का, ठीक है। अब रोड की इंक्लिनेशन के बाद हमें 3 फोर्सेस, यहाँ पे पीले वाले फोर्सेस जो है ना एक्चुअल फोर्सेस है, बाकी सब कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक्चुअल फोर्सेस कौन कौन से, mg लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है। उसके बाद जो n sin थीटा n cos थीटा किया वो n का कंपोनेंट है, ठीक है। वो इसलिए किया ताकि हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके tan थीटा निकाल सकें, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। आगे तीसरा टॉपिक क्या है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे पहुंचते हैं। चलो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो जब भी हम किसी सर्कुलर टर्न पे रहते हैं ना, या रोड पे, सर्कुलर टर्निंग वाले रोड पे जब चलाते हैं, तो हम खुद अपनी बाइक को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं ना, तो वही टिल्टिंग कितनी है, वही बेंडिंग कितनी है साइक्लिस्ट की होनी चाहिए या मोटरसाइक्लिस्ट की कह लो, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो मैं ये XY एक्सिस बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आए थीटा कहां से ले रहे हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। अब मान लो कि यहाँ पे कोई साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है तो साइकिल का टायर कुछ ऐसे सामने से देख रहे हैं बिल्कुल हम, ठीक है। और ये हो गया, और ये हो गया क्या, हैंडल हो गया। यहाँ पे कोई आदमी ऐसे बैठ कर चला रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स आने वाले हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो ये मूवमेंट ऑफ अ फोर्स तो हमने जहां तक देखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ी हुई है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक पॉइंट तुम्हें याद दिला देता हूं, पॉइंट मास। पॉइंट मास के बारे में पढ़ा था ना कि हम फिजिक्स में कई जगह क्या करते हैं कि मासेस को हम पॉइंट मास ट्रीट करते हैं। ये अज्यूम करते हैं कि द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। अब उस ऑब्जेक्ट को, जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसे एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। ये एक पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट था। अब ये पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं इस टोटल साइकिल प्लस आदमी को पॉइंट मास ट्रीट करना चाहता हूं, तो कौन से पॉइंट पर ट्रीट करूंगा, कौन से पॉइंट को मानूंगा कि ये टोटल मास कंसंट्रेटेड है, वो ही मास होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस देयर, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो मैं बता रहा हूं वो सेंटर ऑफ मास है। लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब जी यूनिफॉर्म हो तो सेम हो जाती है, जी यूनिफॉर्म। और अर्थ के सरफेस में जी यूनिफॉर्म है ना, 9.81 हर जगह है, तो जी यूनिफॉर्म है, इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ये पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। दैट मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट पता चलते ही ये समझ में आना चाहिए कि अब जो मास जो एक्ट कर रहा होगा या वेट का फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी एक्टिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही बात, जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इट विल एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स जो मैं बनाऊंगा, mg वाला फोर्स, वो मैं यहां से बनाने वाला हूं। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से अगर ये एक सर्कुलर मोशन में, देखो ये इस तरीके से मतलब ऐसे घूम रहा होगा, ये कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, इट मींस इसका रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये बताओ इस पॉइंट पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, F सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv²r। तो हमें अब कुल मिला के थीटा निकालना। थीटा क्या है, थीटा क्या है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो साइकिल नॉर्मली ऐसे चलाई जाती है सीधे, अब बेंड किया मतलब ऐसे बेंड किया ना, तो कितने डिग्री बेंड किया, ये वाला एंगल थीटा, यही तो निकालना है हमने हॉरिजॉन्टल से क्यों नहीं किया। अरे भाई हॉरिजॉन्टल से कोई बेंडिंग होता है क्या, बेंडिंग तो वर्टिकल से होती है ना, वर्टिकल तो ऑलरेडी वर्टिकल चलाते ही हम सीधी रोड पे, और टर्निंग पे हम कुछ टिल्ट करते हैं, तो ये टिल्ट निकालना ना, ये टिल्ट थोड़ी निकालोगे, ये टिल्ट निकालना थीटा। समझ में आ गई बात। अब चलो थोड़ा सा नेमिंग कर रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, इसे यहाँ तक खींच के ले आता हूँ, इसे ए नाम दे देता हूँ,
इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में सोचेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कह लो, टॉर्क कह लो या मूवमेंट ऑफ फोर्स कह लो, टॉर्क कह लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लो अगर टर्निंग पॉइंट है, ये अपना क्या है, डोर है, और यहाँ पे ऐसे करके आप फोर्स लगाओ, डोर का रेडियस r है, तो मूवमेंट ऑफ द दिस फोर्स विल बी इक्वल टू F into R। अगर ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो अपने को पता है ना, मूवमेंट ऑफ द फोर्स वाला। परपेंडिकुलर पे फोर्स लगना चाहिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो या तो फोर्स परपेंडिकुलर, कोई एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके हम टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट के अबाउट, किसी एक पॉइंट, इस डायग्राम में किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ अ फोर्स निकालना है, और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। सारे फोर्सेस का मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अगर 0 आ रहा है, तब हम मान लेंगे कि ये बॉडी क्या हो जाएगी, एक स्टेबल कंडीशन में होगी, स्टेबिलिटी के लिए। अगर देखो ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट देखो टर्निंग लाएगा ना, mg फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एक टर्निंग लाएगा, ये इस आदमी को नीचे की तरफ गिराना चाहता है, या पूरी बाइसिकल और आदमी वाले कॉम्बिनेशन को नीचे की तरफ गिराना चाहता है, कौन? mg। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये इसे इधर की ओर खींचना चाहता है, मतलब ये इसे सीधा करना चाहता है, ये गिराना चाहता है, ये सीधा करना चाहता है। करेक्ट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से हमें समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसा है। इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मूवमेंट निकालना है इन दो फोर्सेस का, तो ये फोर्स से देखो, mg फोर्स से डायरेक्शन, यहां से देखो इस तरीके से डायरेक्शन बनेगा, ऐसा ऐसा डायरेक्शन, मतलब क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है ना। इस पॉइंट के अबाउट mg फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट पैदा कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस टाइप का मूवमेंट दे रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बात समझ में आती है? इसका मतलब कि ये दोनों मूवमेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो ये बॉडी स्टेबल होगी। क्या हो जाएगा? तब ये बॉडी स्टेबल होगी, और वही हमें कंडीशन लगा के फाइंड आउट करना है। तो चलो आ जाओ, क्या करेंगे हम लोग? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स को हम लोग इक्वेट करने वाले हैं। मूवमेंट ऑफ समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट विच पॉइंट? अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को ले लेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ले लेंगे नेगेटिव। ये हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया। ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया। चलो अब लिखते हैं मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट O बिकॉज ऑफ mg। अगर mg के कारण एक फोर्स निकालना चाहूं, मूवमेंट निकालना चाहूं, तो फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये फोर्स जब यहां पे ड्रॉ किया जाएगा, यहां पे इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, तब ये 90 डिग्री बनेगा। दैट मींस ये वाला डिस्टेंस अगर मैं लिखूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर पे डिस्टेंस है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है? OA। तो mg into OA, ये फोर्स हो गया। ये क्या क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐड करते हैं दूसरा मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे परपेंडिकुलर हो रहा है? OC पे, OC पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मल्टीप्लाइड विद OC, ये कौन से डायरेक्शन में पैदा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि यहां पे साइन लगना चाहिए माइनस का, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया भाई। तो देखो ये mg into OA will become equals to, देखो ये उस साइड पे ले लिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r into OC। समझ में आ रही बात? क्या ये मास और मास को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। OA और OC को यहाँ पे ले आते हैं, OA डिवाइडेड बाई OC दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg। ये बात समझ में आ रही है? OA के बारे में, OA बाई OC क्या है? देखो OA, क्या ये लेंथ और CB लेंथ क्या इक्वल होने वाले हैं? OA लेंथ विल बी इक्वल्स टू CB लेंथ होगा ना। कोई दिक्कत है क्या? अरे ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, OA लेंथ विल बी इक्वल्स टू CB लेंथ। तो मैं OA की जगह CB लिख सकता हूं क्या? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे CB लेंथ डिवाइडेड बाई OC लेंथ। अब देखो ये CB लेंथ डिवाइडेड बाई OC लेंथ क्या इस ट्रायंगल में दिख रहा है क्या? OBC ट्रायंगल में ध्यान से देखो, OBC ट्रायंगल में BC डिवाइडेड बाई CO दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। थीटा के लिए तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस मतलब कि कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी? tan थीटा। दैट मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg। क्या ये बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा आगे नहीं आ गया? बैंकिंग ऑफ फ्रॉड वाला आगे नहीं आ गया? बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में भी तो ये आया था हमारा, है कि नहीं?
बैंकिंग ऑफ रोड में भी तो यही आया था। तो भैया हमें देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो चाहे बैंकिंग ऑफ रोड हो, थीटा तो क्या होने वाला है, tan थीटा क्या होने वाला है, v स्क्वायर बाई आर जी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे थीटा क्या था और यहाँ पे थीटा क्या था। यहाँ पे थीटा है वर्टिकल से एंगल किसका, साइक्लिस्ट का या मोटरसाइक्लिस्ट का, ठीक है। वहां पे थीटा था हॉरिजॉन्टल से एंगल किसका, रोड का, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बैंकिंग ऑफ रोड में एक और बात ध्यान रखनी थी कि फ्रिक्शनल फोर्सेस तब तक नहीं आएंगे जब तक स्किडिंग चालू ना हो जाए या फिर नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोकने के काबिल ना हो। अगर वो नॉर्मल का कंपोनेंट कम हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तब फ्रिक्शनल फोर्सेस भी आ जाते हैं और तब फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं। उसके लिए भी एक डेरिवेशन है बढ़िया सा, चाहो तो करा दें, कमेंट में लिख देना तो हम करा देंगे, ठीक है। अगर कमेंट पे लिख दोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है भैया। देखो ये कौन सा टॉपिक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट लिख लेना यहाँ पे हेडिंग, और उसके बाद ये सारे डायग्राम्स बना लेना और ये आंसर है। देखो आज का आंसर कैसे कैसे थे। सर्कुलर टर्निंग पे हमने क्या पाया था बताओ, v मैक्स की वैल्यू आई थी अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी, है ना। सेकंड बैंकिंग ऑफ रोड पे tan थीटा क्या आया था, tan थीटा वाज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। थर्ड साइक्लिस्ट वाले के लिए tan थीटा कितना आया है, सेम चीज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। देखो आ तो वही रहा है लेकिन यहाँ पे थीटा की मीनिंग अलग अलग है ना। चलो तो आई होप कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे भी सवाल बनाया जा सकता है कि इस वेलोसिटी से इस रेडियस पे अगर टर्निंग लेना है तो थीटा कितना होना चाहिए, बेंडिंग कितना होना चाहिए, इस टाइप के सवाल बनाया जा सकता है। कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। और अगले लेक्चर में हम लोग वो सारी बातें करेंगे। यहाँ पे नया बात क्या था, मूवमेंट ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो कि आगे आएगा। देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स तो फिर भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, उसे पॉइंट मास से कनेक्ट करके मैंने बता दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग से, रिजिड बॉडी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेंटर ऑफ मासेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, ये सारी बातें भी उसमें करेंगे। तो अभी टेंशन की बात नहीं है, अभी जितना समझ में आ रहा है मतलब जितना हमने समझाया है उतना समझ लो। मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना आना चाहिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो तो भाई इसी के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन 3 टॉपिक्स के, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको जानना हो कि भैया नॉर्मल फोर्स से अगर ज्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैंकिंग ऑफ रोड में, तब कैसे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, तब म्यू का कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, फ्रिक्शन कैसे हेल्प करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, वो बातें जाननी होगी तो वो भी बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखो, मस्ती से रहो और पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।